हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों का पेनिशिया सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। ये है हमारी सीरीज़ संख्या 12 और लेनी है अगर एक सीट तो ध्यान से देखिए ये सीरीज़। आज मैं जॉन मिल्टन और उनके वर्क यानी कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। और आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं पेपर मई या जून में होगा या नहीं होगा, तो जब तक ऑफिशियल कुछ ना आए तब तक पढ़ाई पढ़ाई कर लो। अब तो ऑफिशियली डेट्स आ चुकी हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? फाइनली 3 साल बाद पेपर होने वाला है और अगर जरा सा भी लापरवाही करोगे तो आपका जो हार्डवर्क है वो पानी में चला जाएगा। तो इसलिए इधर की उधर की ना सोचते हुए, अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए कृपया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और इसी के साथ मैं अब स्टार्ट करती हूँ आज जॉन मिल्टन और उनके वर्क्स के बारे में। जॉन मिल्टन जो कि आप लोग जानते ही हैं कि 17 सेंचुरी के राइटर हैं। जॉन मिल्टन, अब मैंने इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मिल्टन जो है वो एक इंग्लिश पोएट थे, पॉलमिस्ट थे, मैन ऑफ लेटर, सिविल सर्वेंट, कॉमन मतलब ओलिवर क्रॉमवेल के समय में उन्होंने बहुत ग्रो करा। मिल्टन की एज की जो समय था वो 17 सेंचुरी का, उस एज को एज ऑफ मिल्टन या प्यूरिटन पीरियड कहा जाता है। मिल्टन का एक वर्क है जिसका नाम है एरियोपेजिटिका 1644 में, और ये वो वर्क है जो हिस्ट्री में एक बहुत ही एक इम्पैशन्ड अपील माना जाता है, जिसमें उन्होंने एडवोकेट करा है फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस को। यानी कि जब उन्होंने इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कहा है, और एरियोपेजिटिका में ये एड्रेस टू पार्लियामेंट है फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा है कि ये वो पोएम है विच रिस्पेक्ट टू डिजाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकंड अमंग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। कि इफ यू टॉक अबाउट द डिजाइन, इट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ह्यूमन माइंड में इसका सेकंड स्थान है। क्राइस्ट कॉलेज में मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था। इसका रीजन क्या है? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बिकॉज भाई देखो, मिडिल स्टेचर के, ऑबन हेयर थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, सुंदर लगते थे, सिर्फ इसी वजह से नहीं कहा जाता था लेडी ऑफ द क्राइस्ट। एक और रीजन था उन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट क्यों, क्योंकि उस समय के जो नौजवान थे, जो हॉर्स प्ले कॉमेडी में जितना इंटरेस्ट रखते थे, मिल्टन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कॉमेडीज। इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि वो लेडी ऑफ द क्राइस्ट, की कहीं ना कहीं उनको प्रूडिश माना जाता था। दैट इज वाई वॉज कंसिडर्ड लेडी ऑफ द क्राइस्ट। और इसी में आपको डेविड डेचिस का कमेंट भी पढ़ के बताना चाहूंगी कि डेविड डेचिस ने कहा है कि मिल्टन वॉज नोन एज कैम्ब्रिज एज द लेडी ऑफ द क्राइस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिक्यूसनेस ऑफ हिज हाई आइडियलिज्म and his aloofness from the horseplay and the immoralities that were not uncommon among the undergraduates of that time. उनके prudish nature की वजह से he was considered lady of the Christ. एक बहुत ही फेमस पोएम है उनकी लिसिडस, जो कि एक एलिजी है जो उन्होंने अपने बहुत अच्छे उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनकी डूबने से मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने पोएम लिखी थी। ये पोएम एक सेपरेटली पब्लिश नहीं हुई है। जॉन मिल्टन की पोएम 45 में पब्लिश हुई थी, और ये तो सभी एक कलेक्टिवली पब्लिश हुई थी जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एडवर्ड किंग को श्रद्धांजलि दी थी, जस्टा एडवार्डो किंग नोफागो, उसके थ्रू। तो ये एक कलेक्शन ऑफ एलिजीज था। 1644 में उन्होंने एक ट्रैक्ट लिखा था ऑफ एजुकेशन, जिसमें उन्होंने सैमुअल हार्टलिप को ये लिखा था। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से कि एक इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता, देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, ये उन्होंने इसमें बताया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें इन्होंने स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया। 1645 के पोएम्स में उनके वर्क्स कलेक्टिवली पब्लिश हुए थे। उन्होंने ना एक पैराडाइज लॉस्ट से
के मतलब पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद उनके फ्रेंड ने उनसे कहा व्हाट अबाउट पैराडाइज रीगेन्ड, तो उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड लिखी थी। पैराडाइज रीगेन्ड एक छोटा एपिक है और इसे कहा जाता है कि ये उनका फेवरेट, जो है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा है कि मिल्टन का जो फेवरेट वर्क था वो पैराडाइज रीगेन्ड था। इसमें उन्होंने बिल्कुल प्लेन स्टाइल अडॉप्ट करा है और सैमसन एगेनिस्टस के साथ पैराडाइज रीगेन्ड साथ में ही पब्लिश हुए थे 1671 में। मिल्टन ने अपना पोएम्स फ्रॉम मिल्टन ने ये एक होटन पीरियड उनका कहलाता है और ये मैं आप लोगों को इसके होटन पीरियड जो उनके बारे में बताना चाहूँगी। अपनी जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद मिल्टन ने जो है 6 इयर्स होटन में उन्होंने जो है होटन पीरियड में उन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो है अपॉन द सर्कमसिजन, एट सोलोमन म्यूजिक, ऑन टाइम, आर्केड्स एंड कॉमर्स, लिसिडस। ये उन्होंने अपने होटन पीरियड में लिखा है और होटन पीरियड में ये पीरियड उन्होंने ना एक्चुअली अपने फादर से एक तरीके से समय मांगा था कि मुझको इतना समय दे दो कि मैं पढ़ाई और कर सकूँ। एक्चुअली ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो उन्होंने जो है ना ये कहा था कि मुझको जो है ना आप थोड़ा सा समय दे दो। कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक उन्होंने एक लैटिन पोएम लिखी है जिसका नाम है एड पेट्रम, 1634 में लिखी है, जिसमें उन्होंने थैंक यू कहा है एड पेट्रम, एड PATREM, अपने फादर को सपोर्ट थैंक यू कहा है क्योंकि कैम्ब्रिज को छोड़ने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं करा बल्कि उन्होंने खुद जो है पढ़ाई करी है और उनके फादर ने उन्हें इतना समय दिया कि तुम पढ़ सकते हो। और होटन में वहाँ पर उन्होंने ग्रीक, लैटिन, इटालियन और हिब्रू जो है वो पढ़ी और तो ये जो है वो अपने फादर को उन्होंने थैंक यू कहा है एड पेट्रम में कि ही डिड नॉट प्रेशराइज मी टू स्टडी टू वर्क समवेयर। तो यह एड पेट्रम पोएम में उन्होंने अपने फादर को थैंक यू कहा है। स्पेंसर को उन्होंने स्पेंसर को वो अपना जो है मास्टर मानते थे और ड्राइडन ने कहा है कि मिल्टन वॉज द पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर। टेनिसन ने मिल्टन को द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ, इन्वर्टर नहीं है ये, द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ, इन्वेंटर, माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज जो है वो कहा है गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड। अब चलिए मैं आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताना चाहूंगी जो उनकी बहुत ही फेमस वर्क है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना उतना ही ज़रूरी है जितना मिल्टन को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को उनकी इस पोएम के बारे में बताना शुरू करती हूँ, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा सोच रही थी अपने बारे में अपने ऐड कर दूँ थोड़ा सा। तो देखिए पीजीटी के लिए जो लोग पीजीटी की तैयारी कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, फॉर्म भरा हुआ है मगर काफ़ी समय से कुछ उठा के नहीं देखा, तो स्कोपम प्रैक्टिस बैच 1099 में ये मेरे जो कोर्सेज होते हैं ना, मेहनत मैं बहुत करती हूँ। मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे अगर ये 100 क्वेश्चन, इस समय 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, अभी 100 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर्स हैं इसके, जिस भी क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए उसमें हर क्वेश्चन में जो राइटर्स है, जैसे मैं सोच रही थी भाई अभी इसमें जो जो राइटर्स लिए गए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनको मिला के पॉइंट्स बना के स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, जिससे उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैंने पूछा कि भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोएम पढ़ी है वो कौन सी पोएम पढ़ी थी जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन वाली जो स्पीच वो जब उन्हें पढ़नी थी, तो हर स्टूडेंट को पता है कि उन्होंने पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट, मगर वो कौन सी पोएम पढ़ने वाले थे, दैट वाज डेडिकेशन। मगर वो सूरज की किरणों की चौंध पढ़ने की वजह से और विंड की वजह से वो नहीं पढ़ पाए और क्रिटिक्स कहते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने डेडिकेशन नहीं पढ़ी क्योंकि वो जो पोएम है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं थी। तो इससे ना स्टूडेंट्स को चीज़ें याद हो जाती हैं। इसके अलावा मैं इस पर बाकायदा पॉइंट्स तैयार करती हूँ। जैसे आज मैंने 3rd टेस्ट पेपर लिया था, तो 3rd टेस्ट पेपर के एक छोटा सा मैं आप लोगों को, देखो ये स्कोपम प्रैक्टिस टेस्ट है, 3rd मैंने लिया था, तो मैंने उसमें ना
ये जो है, ये देखिए कि मैंने जो है इसमें 2-4 पॉइंट्स में जैसा कुछ राइटर्स लिए हैं, तो स्कोपम, प्रैक्टिस टेस्ट, सीरीज टेस्ट 3 नोट्स है, तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ और स्टूडेंट्स को ये भी प्रोवाइड करती हूँ कि भाई अगर एक बार इनको पढ़ लोगे तो तुम्हारे जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। तो ये है आपका स्कोपम बैच। उसके बाद हमारा जो है वो आपका दैट इज़ आपको करना क्या है, स्कोपम है, पाइनियर बैच है, इसके अलावा जो है वो आपका इसके अलावा आपका यूपीटीजीटी का डिटेल्ड बैच है। करना क्या है आपको, यू इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है और ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप स्टोर में जाके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैच जो है हेल्पफुल है। ऐसा ही पाइनियर बैच है जो इस समय वो टीजीटी के लिए है। पाइनियर बैच है, 2 हैं, एक 1600 का है, एक 1900 का है। 1900 वाले में हमारी बुक भी है, द पाथ टू विक्ट्री, तो आप उसको देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब मैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट, सभी लोगों को पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली कितनी किताबों में लिखा गया था? 10 बुक्स में। फिर उसके बाद उसको 12 बुक्स में करा गया, 7 और 10 बुक को डिवाइड कर दिया गया था, 7th और 10th बुक को डिवाइड कर दिया गया था और मतलब उसको 12 बुक्स में जो है बांट दिया गया था। याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली रिटन इन 10 बुक्स, लेटर ऑन इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स और 7th बुक और 10th बुक को जो है मतलब उसमें से मटेरियल लेकर बुक बनाई गई थी 11th एंड 12th। 1658 में स्टार्ट करा था, 1665 में पूरा हो गया था, 2 साल पब्लिश नहीं हुआ, 1667 में ये किताब पब्लिश हुई। और जो है इसमें ये जो किताब है, मिल्टन जो है लिखना तो बहुत समय से एक एपिक चाहते थे और कहते हैं कि 1639 से 42 के बीच में मिल्टन ने एक वर्क में लिखा था, 4 ड्राफ्ट्स लिखे थे, एडम अनपैराडाइज्ड। खैर वो ये एपिक बना और कहते हैं कि जब ये पोएम पब्लिश हुई तो दूर दूर से लोग इस अंधे पोएट को देखने के लिए आते थे। क्या लिखी है ये! इसमें जो मेन कैरेक्टर है, कहा जाता है कि मिल्टन ने भले ही इसमें जो हीरो है वो एडम को दिखाया है, मगर क्रिटिक्स कहते हैं कि हीरो तो इसमें सैटर्न है, क्योंकि जो सैटर्न का कैरेक्टर क्रिएट करा है मिल्टन अननोइंगली सैटर्न के साथ जुड़ गए हैं। कि मिल्टन जब गॉड के बारे में बोलते हैं तो ऐसा लगता है ही इज इन फेटर्स, एंड व्हेन ही स्पीक्स ऑफ डेविल तो ऐसा लगता है सारे बंधन खुल गए हैं। तो चलिए इसी के साथ अब आपको जॉन मिल्टन ने एक राइम्ड वर्जन लिखा है पैराडाइज लॉस्ट का, और विलियम ब्लेक ने ये कमेंट आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये उन्होंने दिया है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। और ये और एक विलियम एम्सन ने एक वर्क लिखा है मिल्टन्स गॉड, जिसमें वो जो है ये एक शैले ने कहा है कि सैटर्न इज अ रियल हीरो ऑफ ट्रू हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, उसको वो नोशन को मतलब उसको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स हैं, तो मैं एक एक करके सारी किताबों की समरी तो आज मैं आपको बताऊंगी तो आप भी पक जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँ जिससे आप भी इंजॉय करो। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, क्या किताब है, मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, और खासतौर पे सैटर्न की स्पीचेस। इन हेल सैटर्न लाइन, ये ना मीडिया रस से स्टार्ट होता है, तो मैं इसको पेन ले लेती हूँ अपना, क्योंकि ये एक एपिक है और एपिक ट्रेडिशन पे लिखा हुआ है, तो ये स्टार्ट होती है मीडिया रस से। मीडिया रस का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन। कहानी जो है वो शुरू से नहीं शुरू होती है, बीच से स्टार्ट होती है। हेल, सैटर्न जो है लाइंग ऑन द बर्निंग लेक, आग का दरिया है, लेकिन आग ऐसी है जिसमें रोशनी नहीं है। हेवन से जो है वो गिरे हैं और वो लुक्स अराउंड बिविल्डर्ड, वो चारों तरफ देख रहा है हक्का बक्का। और बील्ज़ेबब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और सेकंड इन कमांड, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, बील्ज़ेबब को उसको मिलता है। सैटर्न कहता है
कि हमने जो लड़ाई लड़ी गॉड से और माना हार गए, well all is not lost, मगर हम सब कुछ नहीं हारे हैं। सैटर्न कहता है कि हमें ना प्लेन पे जाना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हाउ टू वेज अ न्यू वॉर अगेंस्ट गॉड, डील विद द हॉरर्स। अब हम माना कि हम हार गए हैं, हम जो है, लेकिन जो लड़ाई हमने लड़ी वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी और हमें अपने लॉसेस को अब रिपेयर करना है। तो वो अपनी सारी जो फॉलन एंजल्स हैं, जो आप सारे के सारे जो हैं वो उसमें सैटर्न का नाम भी हेल में आने से पहले लूसीफर था। और अब जितने भी जो फॉलन एंजल्स, अब सैटर्न के जितने भी जो साथी हैं, उनको वो कहता है, इकट्ठा करता है और कहता है कि चलो हमें प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बनाना है। सैटर्न फॉलन एंजल से कहता है उठो, क्या जिंदगी भर यहीं ऐसे ही गिरे पड़े रहोगे? तो एंजल्स जो हैं वो उसकी बात सुनकर खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे बहुत दुखी हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उनका जो लीडर है दैट इज सैटर्न। सैटर्न पूरी तरीके से निराश नहीं है। सैटर्न उनकी होप को रिकिंडल करता है। जो एंजल्स हैं वो बहुत ब्रेव सोल्जर्स हैं और आज से पहले and could have foreseen that such an awesome army could ever be defeated। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बढ़िया सोल्जर्स भी हार सकते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम फिर से उठेंगे, बट दे कैनॉट फाइट गॉड इन द सेम वे। मगर हम उसी टेक्निक से नहीं लड़ सकते, हमें फ्रॉड करना पड़ेगा। तो एंजल्स जो हैं वो एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम जिसका जो आर्किटेक्ट है वो मल्सीबर है, जिसका मतलब होता है ऑल द डीमंस। ऑल द डीमंस एक पेंडेमोनियम नाम का वो हेल का कैपिटल बनाते हैं और वो जो है उसमें घुसते हैं पेंडेमोनियम में काउंसिल करने के लिए। तो बुक 1 में जो है, और ये जो शुरुआत होती है, मिल्टन इसकी शुरुआत एपिक की तरह हेवनली म्यूज को इन्वोक करके करते हैं और इसकी थीम बताते हैं कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और यहाँ पर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ माइंड दैट इज सैटर्न, तो वो जो है उसको दिखाया जाता है। और यहाँ पर ये एक पेंडेमोनियम जो वर्ड है वो दैट वाज कॉइन्ड बाय मिल्टन। और ये बुक 1 और उसकी मैं लाइन भी जो है वो बोलती हूँ, What though the field be lost, तो क्या हुआ जो एक लड़ाई हार गए? All is not lost, सब कुछ थोड़ी ना हारे हैं। The unconquerable will, अभी हमारे अंदर लड़ने की बहुत क्षमता है, हमारी इच्छा शक्ति को नहीं हरा सकते। The study of revenge, immortal fate and courage, हमारे अंदर इतना साहस है। Never to submit, झुकेंगे नहीं, और ईल्ड में झुकेगा नहीं। तो वो जो है उसमें सैटर्न कह रहा है कि मैं झुकूंगा थोड़ी ना, तो क्या हुआ जो एक लड़ाई हार गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। तो बुक 1 में पेंडेमोनियम दिखाया गया, सैटर्न के एंजल्स दिखाए हैं और मीडिया रस से स्टार्ट होता है। अब म्यूज को इन्वोक किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू बुक 2। सैटर्न जो है पेंडेमोनियम में अपनी सीट पर बैठा हुआ है और वो एंजल्स को एड्रेस करके कहता है कि मुझे आज भी उम्मीद है कि मैं हेवन जीत लूंगा। वो कहते हैं कि हमें ना अब गॉड से लड़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका ढूंढना होगा। अब सारे के सारे जो फॉलन एंजल्स हैं वो कंसल्ट करने लगते हैं। अब बेल्जेबब का जो प्रपोजल है वो प्रेफर किया जाता है। अब ऐसी र्यूमर है कि गॉड जो है एक नई दुनिया बना रहे हैं, तो वो कहते हैं चलो हमें उसे देखना चाहिए। मे बी हो सकता है कि हम मैनकाइंड को सिड्यूस कर सकें, उसको डिस्ट्रॉय कर सकें और उन्हें अपनी तरफ मिला सकें। तो फॉलन एंजल्स जो हैं वो बेल्जेबब के प्लान के में वोट करते हैं। सैटर्न कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और देख कर आऊंगा किस प्रकार की नई दुनिया है। सैटर्न जो है वो जब जाता है, बाहर निकलता है हेल के गेट के बाहर, तो वो देखता है कि हेल के गेट पे 2 गार्ड्स बैठे हैं, सिन और डेथ। सिन और डेथ जो हैं वो बैठे हैं। सैटर्न
उनसे गेट खोलने के लिए कहता है, तो सैटर्न जो है वो हेल हेवन जो एक ग्रेट गल्फ है वहां से निकलता है, जिसे क्यों सारी अस्त व्यस्तता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। सैटर्न जब हेवन में के तरफ पहुंचता है तो उसे नई दुनिया दिखती है जो हेवन और हेल से गोल्डन चेन से लटकी हुई है। वो उस नई दुनिया की तरफ बढ़ता है अपना बदला लेने के लिए। तो ये थी। अब यहाँ पर इसमें इस बुक सेकंड में मुलोक भी है जो कहता है हम दोबारा से युद्ध लड़ते हैं। बिलायल और मैमन जो है वो पीस चाहते हैं, जबकि बीलजेबब कहता है, ये जो proposal था that was given by Beelzebub, that God has created a new world. This new world was created by God in 6 days. कि ये जो 6 दिन में दुनिया बनाई गई है, क्यों ना इसे करप्ट कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सैटर्न जो है, उसके बाद बुक थर्ड, हेवन में गॉड जो है वो अपने एंजल्स की वो नीचे देख रहे हैं, एडम और ईव को भी देख रहे हैं और सैटर्न को भी, और वो अपने बेटे से कहते हैं, वो जीसस अभी उनका नाम नहीं है, जो उनकी सीधी दाई हाथ पर बैठा हुआ है, तो वो सैटर्न देखते हैं, वो देखते हैं कि सैटर्न जो है वो न्यू वर्ल्ड नई दुनिया की तरफ जा रहा है। तो गॉड कहते हैं कि सैटर्न के अंदर ना घृणा भरी हुई है, और वो अपने बेटे से कहते हैं कि सैटर्न जो है ना वो मानव जाति को सिड्यूस कर देगा, मानव जाति को करप्ट कर देगा, लेकिन हर किसी के पास एक चॉइस होती है। वी ऑल हैव चॉइसेस और इट्स अप टू अस वेदर विच वे डू वी वांट टू गो। तो हर किसी के पास एक चॉइस होती है, ओबीडियंस, और विदाउट चॉइस इज मीनिंगलेस। देखो भाई, अगर चॉइस नहीं है तो आपको आज्ञा माननी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तब भी आप अपनी बात पे दृढ़ रहो, वो होती है बात। गॉड कहते हैं कि प्री डेस्टिनेशन डजंट एग्जिस्ट, ऑल फॉल बाय ओन चॉइस। ऐसा नहीं है कि पतन होना ही होना है, हर व्यक्ति का पतन जो होता है उसकी अपनी चॉइस होती है। बिकॉज मैनकाइंड वॉज डिसीव्ड ही विल फाइंड ग्रेस है। अब कभी ना कभी मैनकाइंड जो है उसका मैनकाइंड का पतन होना तय है, क्योंकि चॉइस है, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है। सैटर्न को कुछ नहीं मिलेगा। गॉड कहते हैं कि मैनकाइंड को बचाया जा सकता है एक सेवियर के द्वारा, जो उनके पापों को जो है वो खुद पे ले लेगा, और सन कहता है कि वो सेवियर मैं बनना चाहूँगा। इस बीच में सैटर्न जो है केओस से निकल कर आता है, और वो जो नई दुनिया है वहाँ बैठा हुआ है, और वो सोचता है ही वेंडर्स थ्रू वेरियस रीजंस एंड एट लास्ट कम टू द सिंगल ओपनिंग, और वो सिंगल ओपनिंग में आता है। सैटर्न जो है डिसेंड्स इनटू द इनसाइड ऑफ द यूनिवर्स, वो अंदर चला जाता है उस नई दुनिया के, और जब वो वहां पहुंचता है तो वो एक यूरियल से पूछता है कि भाई अब मुझे कहाँ जाना है। यूरियल सैटर्न को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सैटर्न ने इस समय वेश बदल रखा है, उसने शरब यानी कि एक एंजल का ही उसने रूप लिया हुआ है, और वो जो है यूरियल उसको रास्ता दिखा देता है धरती की तरफ। सैटर्न धरती पर माउंट नाइफेट्स नियर ईडन, तो सैटर्न जो है माउंट नाइफेट्स पर उतरता है। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। माउंट नाइफेट्स नियर ईडियन, और ये है आर्मेनिया। तो ये हुई अब एक बुक, यहाँ तक बुक थर्ड तक हो गया, और आई होप कि आपको यहाँ तक मैं पूरी जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके बारे में कल जो है इसको पूरा करूँगी, पैराडाइज लॉस्ट को। और फिर उसके क्योंकि 12 बुक्स हैं तो एकदम जो है शॉर्ट में जो है वो नहीं होता कि, लेकिन हाँ 3 किताबों में आपको मीडिया रस और कौन सा डेविल कब आया, क्या हुआ, ये यहाँ तक है। कौन सी किताब में एडम और ईव को पहली बार दिखाया गया, कहाँ इसमें किसने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगी धीरे धीरे। तो चलिए, बस आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल, बाय बाय।